नमस्कार साथियों। आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसको आप हाथरस की घटना के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो जनता के बीच में गुमराह करने वाले आ रहे हैं। कुछ सच है, कुछ झूठ है। उस सच और झूठ के बीच में झूलती हुई कड़ियों को सुलझाने के लिए आज का हमने ये वेबिनार रखा है। इस वेबिनार में मैं सर्वप्रथम अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री आरपी सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी भाजपा मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वहां से कार्यालय का काम काज देखते हैं। आप बीजेपी की तरफ से जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम और बैठक होते हैं उसके आप सहप्रभारी हैं। हमारे बीच में डॉक्टर नवनीत गर्ग जी हैं। आप बिजनौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और संजीवनी हॉस्पिटल के आप चेयरमैन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में महाराज सिंह जी हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं आईसीएआर का। आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में सपना आर्या जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईएमटी कॉलेज ग्रेटर नोएडा में। हमारे बीच में एक अग्रवाल जी हैं। बीच में बनवर जादौन जी हैं। हमारे बीच में नागेंद्र प्रताप सिंह जी। सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि जो हाथरस का विषय है हमारे बीच में, उस पर कुछ राजनीतिक दल जो विपक्ष में है और कुछ वामपंथी ताकतें हैं जो उस विषय को एक दूसरा रूप दे रहे हैं, जो वास्तव में वो रूप नहीं है। उसको गैंग रेप का रूप दे रहे हैं। तो हमारे बीच में इसी विषय को रखने के लिए श्री आरपी सिंह जी हैं। मैं आरपी सिंह जी से निवेदन करता हूं कि इस विषय में क्या सच है और क्या झूठ है जो जनता के बीच में जाना चाहिए, सच जनता के बीच में जाना चाहिए। श्री आरपी सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्कार। एक तो राजवीर जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि देश की प्रदेश की जो मौजूदा परिस्थितियों पे आप समय समय पर वेबिनार करते रहते हैं। इसी समय आपने किसानों की समस्याओं को लेकर के एमएसपी और जो ये 3 बिल आए थे उस पर की, और आज ये एक ज्वलंत मुद्दा है। एक बेटी के साथ एक बेटी दुनिया में नहीं रही, तो एक ये जो भी घटना घटी है इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। चाहे बेटी किसी की भी हो, हमारी भी बेटियां हैं, बेटी बेटी है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। हमारी पार्टी भी इसी बात से हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और हमेशा इसकी पक्षधर रही है कि बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। और अब जो भी हुआ, ये जैसा भी हुआ, एक बेटी के साथ बेटी नहीं रही, तो ये उस परिवार के साथ जिस परिवार का सदस्य जाता है तो वही उसका दर्द और दुख समझ सकता है दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए और बहुत मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, बाकी ये हैं। लेकिन इस तरह के जो संवेदनशील और असंवेदनशील जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि इस केस में हो रहा है। सरकार संवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर के। उन्होंने पूरी घटना को लेकर के संवेदनशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लिया है। लोग अलग अलग विषय के भाई कौन सा एहसान है, संज्ञान भाई ऐसा नहीं है, लेकिन एक संवेदना है। पहले भी हमने मुख्यमंत्री देखे हैं, घटनाएं घटती थी लेकिन कभी किसी से बात नहीं की। ये हमारे सामने बुलंदशहर का उदाहरण है। घटना घटी थी, किसी मुख्यमंत्री ने बात नहीं की थी, बात नहीं की थी। लेकिन ठीक है, जो अपना विषय रखने का सबको अधिकार है, जो जैसा कहे, लेकिन ये एक संवेदनशील व्यक्ति की बात है।
मुख्यमंत्री ने संवेदना प्रकट की है कि बेटी के पिता के प्रति, उन्होंने अभी बात की है 1 घंटे पहले। तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा। ये मुद्दा चल रहा था क्योंकि ये 2 दिन से गरमाया है, कल और आज, परसों थोड़ा कम था। तो बिंदुवार में विषय रखूंगा। ये घटना 14 सितंबर को घटती है। 14 सितंबर को 10:20 पर लड़की का भाई लड़की को लेकर थाने में जाता है। ऐसे ऐसे ये घटना घटी है और वो तहरीर दी हुई है। तहरीर मैंने राजवीर जी के लिए भेजी हुई है। वो राजवीर जी ने उसे शेयर किया है। उन्होंने लिख के दिया है कि संदीप नाम का लड़का, मैं बिंदुवार बता रहा हूं, संदीप नाम का लड़का जिसने मेरी बहन की गर्दन दबाने की कोशिश की, बहन चिल्लाई, माँ वहां पहुंच गई, तो वो लड़का वहां से भाग गया। तो गर्दन दबाई, इसमें कोई वो नहीं, और वो केस दर्ज हुआ। कहीं भी उस तहरीर में छेड़छाड़ और बलात्कार का जिक्र उन्होंने उस तहरीर में नहीं किया है। जो उन्हीं के आधार पर बता रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं है। सभी लोग, आप लोग बैठे हैं, तो ये तहरीर लड़की के भाई की तरफ, सत्येंद्र की तरफ से दी गई। अब क्योंकि लड़की की स्थिति ठीक नहीं थी, तो पहले उन्हें हाथरसी किसी अस्पताल में ले गए। उन्होंने कहा कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, तो अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मेडिकल कॉलेज है, उसमें ट्रामा सेंटर में वहां भेज दिया और वहां उसके इलाज के लिए भेजा। उसकी स्थिति बयान देने लायक नहीं थी और उसके बाद उसकी तहरीर हुई। 19 तारीख को वही लड़की बयान देती है। अब मैं देखो, दोनों में विरोधाभास कहाँ हो रहा है कि अभी जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि लड़की की जीभ काट दी गई, जीभ काट दी गई जी। लड़की की जीभ काट दी गई, लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, ऐसा करके ये चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। लेकिन लड़की ने बयान दिया और उसने उसे फिर कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ की। 19 तारीख को ये बयान है, उसका बयान रिकॉर्डेड है कि संदीप नाम के लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की। तो पहले जो तहरीर दी उसमें 307 दर्ज की गई, ये जो कह रहे हैं रिपोर्ट दर्ज, और 19 तारीख को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप को एक ही एक्यूज था और उसको गिरफ्तार कर लिया। अब 22 तारीख को लड़की पुनः बयान देती है, जैसा पुलिस की तरफ से जानकारी आई कि वो फिर बयान में 22 तारीख को उसका आता है कि मेरे साथ इन 3 लड़कों ने और बलात्कार किया। ये भी तो एक तो वो बोल रही है तो जीभ नहीं कटी, और ये हुआ है कि जो जैसा डॉक्टरों का बताना है कि गर्दन उसकी दबी, तो जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सर्वाइकल, उस पर प्रेशर पड़ा, वो हड्डी उसकी टूटी गर्दन की। अब वो हो सकता है कोई मतलब गलत है, लेकिन जो भी हुआ वो तो डॉक्टरी का विषय है, लेकिन हुआ। गर्दन में उसकी चोट आई जिससे उसके पैरों में पैरालाइसिस जैसा, और मेडिकल डॉक्टरों ने भी उसको बाद में फिर दिल्ली के लिए रेफर किया। वो फिर, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये सब पूरी घटना सिलसिलेवार हो गई। पहले तो जीभ काटी नहीं, जो मीडिया चला रहा है और जो लोग चला रहे हैं, गर्दन दबाई होगी, दांतों से जीभ कटी होगी, ये संभावना बिल्कुल बनती है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्य को सत्य रहने दो, इस पे राजनीति मत करो, ये मेरा सभी से निवेदन है। जो सत्य है उसमें सरकार भी सत्य के साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सत्य के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्य के साथ खड़ी है, लेकिन राजनीति इन चीजों में नहीं होनी चाहिए। भाई जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, हम तो उसकी निंदा कर रहे हैं, घोर भर्त्सना कर रहे हैं कि गलत हुआ है। तो
अब ये सब होने के बाद, ये सब पूरा प्रकरण हो गया। अब इस पर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति करने लगे और कल उसकी मृत्यु हो जाती है बच्ची की, जो दर्दनाक मृत्यु है, उसका हमें दुख है। हम संवेदना भी प्रकट करते हैं कि बच्ची के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जो कि हम संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों का कर्तव्य है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे के साथ दुख सुख की घड़ी में संवेदना ही व्यक्त कर सकता है। तो अब जब कल उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद उस पर राजनीति चालू होती है। कुछ लोगों ने इसको, ये सब पूरा चलता रहा कि इसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, ये हुआ, लेकिन क्योंकि गैंग रेप की बात जो आई वो पहले दिन से नहीं आई। 14 तारीख को जो हुआ, जो घटना 14 तारीख को तो वो हॉस्पिटल आ चुकी है, उसके बाद तो गैंग रेप हुआ नहीं। और 19 तारीख को वो बयान दे रही है, 19 तारीख को भी वो छेड़छाड़ की बात कर रही है उस संदीप लड़के के साथ। उस दिन गैंग रेप की जो बात आई, कैसे कहां से प्रेरित गैंग रेप की बात आई 22 तारीख को। अब कैसे आई, ये एक इंक्वायरी का विषय है और बड़ी संजीदगी से इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर SIT गठित कर दिया। 7 दिन में उससे रिपोर्ट मांगी है, 25 लाख रुपए परिवार को देने में घोषणा की है, एक व्यक्ति को नौकरी की घोषणा भी की है। तो ये सब क्योंकि परिवार के साथ संवेदना है, तो इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार साथ में खड़ी है। तो दोस्तों, अब जब ये दिल्ली से चल, तो एक राजनीतिक व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, जिस गाड़ी में इनके परिवार के व्यक्ति थे, भाई या पिताजी, उसमें उसी गाड़ी में वो राजनीतिक व्यक्ति बैठ जाता है, उसी गाड़ी में, और डेड बॉडी यहां से गई। तो अब उसकी चिंता पुलिस, क्योंकि वो तो, अरे भाई आप तो मत, आप कल संवेदना जाके कर देना। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो इस पे राजनीति क्यों? अरे भाई ठीक है, उस गाड़ी में फिर ये सब चीज चर्चा चलने लगी, तो उसमें फिर प्रशासन ने गांव में जाकर के बातचीत की होगी, मेरे ख्याल से टोल पर उसको अलग किया। फिर जो व्यक्ति गाड़ी में थे, अब उसके बाद ये घटना जब घट गई और सब कुछ हो गया, अंतिम संस्कार का जब बारी आती है, तो वो जो सभी की जो ये चल रहा है कि जी आनंद फानंद में क्यों किया, तिवारी जी की हत्या लखनऊ में हुई थी, तो उनका, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि लोगों में आक्रोश और उस तरह की चीजें नियंत्रित रहें, तो इस तरह से शायद पुलिस ने ऐसा कुछ सोचा होगा। तो और उसमें भी उसका जो दादा है, लड़की का दादा, उसका वीडियो भी मैं राजवीर जी को भेजूंगा। लड़की का दादा वहां आता है और वो अपनी सहमति जताता है, जैसा वो बोला कि मैं लड़की का दादा हूं, और उसका नाम है इंद्रपाल सिंह, सन ऑफ मान सिंह, जो इस परिवार से पुरानी रंजिश थी। इसी बात का, इनके इस लड़की के दादा का लड़ाई हुई थी, शायद 2001 में भी हुई और फिर 2015 में भी हुई। तो वो जो एक झगड़ा हुआ, उसमें हरिजन एक्ट इन लोगों पे लगा। तो ये कि ये इनमें पुरानी रंजिश भी थी, जो इस लड़की की माँ स्वीकार कर रही है, और लड़की की माँ कह रही है कि मैं वहां थी और अकेला संदीप था और हमारी उससे रंजिश है पुरानी। ऐसी ये सब चर्चाएं उस वीडियो में लड़की की माँ ने की है। तो दोस्तों, मेरा एक ही निवेदन है कि बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और जो भी घटी वो एक दरिंदगी है। चाहे गला दबाया, जजुई किया, ये गलत है और उसको सजा मिलेगी, मिलके रहेगी। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाने की बात की है, उसको सजा निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी सजा होगी। लेकिन
जो इस पे राजनीति है, जो दल राजनीति है, तो कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई, हाँ, सरकार संजीदगी न दिखा रही हो, सरकार नीरस हो, सरकार उसमें तत्परता नहीं कर रही हो, तो फिर लगता है कि भाई देखो सरकार हर चीज पर लगी हुई है। लेकिन उसमें कि ऐसा ये चीज क्यों हो गई, इसमें अब देखो ओवैसी बयान दे रहा है हैदराबाद से, अलग जी गैंग रेप की घटना हुई, मतलब जो कि अभी, और आज 12:20 पर एबीपी न्यूज कहता है कि हाथरस केस में नया मोड़ आया और पोस्टमार्टम में गैंग रेप की बात नहीं आई है सामने। तो दोस्तों ये तो पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ है, वहां ये ऐसी एबीपी की न्यूज में आया है। एबीपी कह रहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गैंग रेप नहीं आया है। तो ये एक तरफ तो ये न्यूज चलाते हैं, फिर एक तरफ गैंग रेप चलाते हैं। जब उसमें गैंग रेप का कहीं पोस्टमार्टम में जिक्र नहीं आ रहा, तो इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि भाई हत्या हुई है, जघन्य हत्या है, जिसकी हम बार बार भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन बगैर तथ्य और प्रमाणों के इस तरह की चर्चा, एक मीडिया ट्रायल करना, मीडिया अपने हिसाब से ट्रायल कर रहा है कि कैसे देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये इस तरह का। तो इन सब चीजों पर कुछ संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और जो उन पर इस तरह की चीजें हम सभी को, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब घटनाएं घटती है, आपकी हैदराबाद में घटना घटी, हैदराबाद में रेप होता है, तुरंत उन पर कार्रवाई होती है, वहीं उनका सजा दे दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। मीडिया ट्रायल करता है कि साहब देखो क्या हो गया, क्या वहीं से वहीं बिना साक्ष्यों के, और उनको वहीं से, मतलब ये भी गलत हो गया। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कहते देखो जी बिना, तो ये सब चीजें लोगों को, लेकिन इन पर संवेदनशील रहना चाहिए। अनर्गल बयानबाजी की बजाय तथ्यों पर बात करें, तथ्यों के ऊपर बोलें, तथ्यों के आधार पर बोलें, तो मेरे विचार से ये सब चीजें सही रहेंगी। इन्हीं सब बातों को लेकर के मुझे आप सब लोगों के बीच में कहना था। तो क्योंकि 40 मिनट का समय है, तो अब बाकी सब आप लोगों को ही बोलना है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा। राजवीर जी, बाकी सभी लोग हैं, नवनीत जी हैं, महाराज जी हैं, सपना आर्या जी हैं, AK अग्रवाल जी हैं, नागेंद्र हैं, सब लोग जुड़े हैं। तो मेरा कहने का बस तात्पर्य इतना ही है कि आप सभी लोग इन सब चीजों पर संजीदगी से चर्चा करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और बिंदुवार आपने सभी विषयों को हमारे सामने रखा कि घटना किस प्रकार से घटित हुई और उसको बाद में किस तरह से मोड़ दिया गया, ये सभी विषय आपने हमारे सामने रखे। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले वक्ता के पास जाना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर नवनीत अग्रवाल जी हैं। नवनीत अग्रवाल जी बिजनौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आप वर्तमान में संजीवनी हॉस्पिटल बिजनौर के चेयरमैन हैं। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो देखिए, जिस तरह से विषय हमारे सामने आया है कि किस तरह से इस पर राजनीति की जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं और कुछ विपक्षी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पर हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि जनता के बीच में जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है उसको हम कैसे कम। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज राजवीर जी ने जो विषय रखा है वो निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील है, और जिस सक्रियता से और जिस कार्यकुशलता से, जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो गवर्नेंस मानी जाती है, वो अगर उसको राजनीति की दृष्टि से ना देखा जाए तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव विषय को लेकर बहुत ही एक्टिव
जो कार्रवाई की जा रही है सरकार के द्वारा, ये अपने आप में ही एक उदाहरण है, क्योंकि पूर्व में भी हमने सरकारों को देखा है कि नेतृत्व या प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी इतने बड़े संवेदनशील मुद्दों पर इतनी सक्रियता से नहीं बोले हैं। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी बिंदुओं को पूरे संज्ञान में लेते हुए इस पे तुरंत अविलंब कार्रवाई करने का निश्चय लिया और इस पर एसआईटी का गठन किया और 7 दिनों के अंदर इस पर ठोस परिणाम आने का अपनी इच्छा जताई। अभी आरपी सिंह जी ने बताया, वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और उन्होंने सभी विषयों को बिंदुवार टच किया। ये बात निश्चित है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है, लेकिन इस पर जिस तरह के से विपक्ष द्वारा ये राजनीति की जा रही है और उन बिंदुओं को हाईलाइट किया जा रहा है जिनको मेरे जो समाचार पत्रों के और न्यूज चैनल्स के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे मुद्दा उठाने के लिए इसको काफी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो पीड़िता है उसने शुरुआती बयान में अपने कहीं भी रेप जैसी घटना का कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने अपने दूसरे बयान में केवल मात्र छेड़छाड़ का जिक्र किया है और बहुत बाद में, लगभग कई दिनों बाद, उनका जो क्रोनोलॉजिकल उसमें बताया है कि उसमें उनके साथ रेप की घटना हुई है। तो अपने आप में ही ये बयान जो हैं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हैं और इस पूरी घटना का विवेचना में भी जिक्र है। मैं तो इतना कहूंगा कि ये मामला पूरा बेहद संवेदनशील है, निंदनीय तो निश्चित रूप से है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और जो फोरेंसिक एक्सपर्टाइज जो हैं उनके हिसाब से भी इसमें कहीं भी रेप जैसी घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। केवल रीढ़ की हड्डी पर ट्रॉमा या इंजरी आने की वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उसकी काफी डैमेज हुआ है और चारों हाथ पैरों का पैरालिसिस का पूर्ण व आंशिक असर दिखाई दिया है। तो ये घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है, उनको एक नौकरी के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया है और उनको आवास की भी व्यवस्था की जाएगी और तमाम बिंदुओं पर जो दोषी है उन पे सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं सभी जिम्मेदार और जागरूक लोगों से ये अपील करता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति ना किया जाए, क्योंकि कहीं पे जो न्यूज चैनल जिस तरह से इसको मामले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फोकस रेप पर कर रहे हैं, वहां ऐसी कोई जो ठोस सबूत या प्रमाण या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे कार्रवाई के लिए जरूर कहना चाहिए और सरकार द्वारा बहुत ही ठोस कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार के बारे में जानता हूं। पहले भी बहुत कड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं और इस पूरी घटना क्रम को पूरा केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लिया है और प्रदेश सरकार इसको बहुत कड़ाई से इस केस को निपट रही है और सारी चीज मैं सोचता हूं कि आगे भी कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवनीत जी, और विषय को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में रखा। हमारे बीच में महाराज सिंह जी हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR के। डॉक्टर महाराज सिंह जी से मेरा निवेदन है
कि आप अपने विषय को हमारे बीच में रखें। महाराज सिंह जी। जैसा कि आज आपने बताया महिला सशक्तिकरण और राजनीति के विषय पे जो आपने वेबिनार रखा है, और सर्वप्रथम हमारे आरपी सिंह जी भाई साहब ने जो एक बात बताई, उसमें कई चीजें भाई साहब ने बताई है और कई चीजें उसमें छिपी हुई भी हैं जो हमको समझनी भी है कि ऐसी घटनाएं होती है और उसके पीछे राजनीति होती है और क्यों होती है और क्या होती है उसमें भी देखना पड़ता है। तो क्या हमारा यही दोष है कि एक सवर्ण होने के नाते किसी के साथ ऐसा कर दिया जाता है, या सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि घटना निंदनीय है। जैसा हमारे आरपी सिंह भाई साहब ने भी कहा कि किसी भी बच्ची के साथ अगर बदला लिया जाता है, अगर बदला लेना है तो आमने सामने जेंट्स होकर के जेंट्स से बदला लीजिए। महिला को एक बेचारी महिला, एक बेचारी बच्ची है, उसको बीच में क्यों लाया जाता है? तो सबसे पहले तो ये निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर ये जैसे पारिवारिक मामला बताया जा रहा है, जो कि आरपी सिंह भाई साहब ने बताया और भी मीडिया में भी आ रहा है कि 2001 से पारिवारिक मामला चल रहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपसी रंजिश थी या पारिवारिक मामला था, जो भी था, तो इसको आपस में सुलझाना चाहिए था। एक बच्ची को या एक महिला को बीच में लाना ये हर तरह से निंदनीय है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि हमारा इतिहास ये रहा है कि हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और करते रहे हैं, तो इस चीज की तो निंदा होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। और अगर इसमें कुछ चीजें राजनीति की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है, वो इससे भी ज्यादा निंदनीय है। और जहां तक मैं एक समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को इस समय एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, जो किसी भी घटना को ना केवल ये घटना, इससे पहले भी कई घटना होती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े माफियाओं की घटना होती है। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा हुआ कि एक जो माफिया थे जिनका एनकाउंटर भी हुआ था, बाद उसके ऊपर भी राजनीति की गई थी, कहा कि नहीं एनकाउंटर क्यों किया गया, इनकी सुनवाई क्यों नहीं, इनको जेल में क्यों नहीं ले गए। तो मतलब जो राजन भाई साहब कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि अगर अच्छा करो तब भी क्वेश्चन पूछेंगे, बुरा करो तो भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मेरा मतलब ये घटना निंदनीय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और सबसे फिर भी अच्छी बात ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है तुरंत इसका संज्ञान लिया और एसआईटी गठित की बिना किसी के कहने पर। इसका मतलब ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या गरीबों के लिए या असहाय लोगों के लिए बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। बात हो रही थी तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे भाई साहब ने भी कहा, आरपी सिंह ने, कि हम महिलाओं के संरक्षण के हमेशा साथ रहे हैं और हैं। और यहाँ हमारी जो सिर्फ शिकायत है वो ये है कि किसी भी चीज पे राजनीति इस तरह से ना हो कि वो किसी भी घटना को एक दूसरा ही मोड़ दे दे। तो और जहां तक मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे कोई घटना घटित होती है, चाहे ये घटना हो या कोई भी घटना हो, और उस घटना के लिए तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है या मुख्यमंत्री जी खुद सामने आकर के एसआईटी का गठन करते हैं, खुद परिवार की सहायता करते हैं और खुद ये कहते हैं कि 7 दिन में मुझको रिपोर्ट चाहिए, तो इससे आगे क्या चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अगर मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं और इतनी कार्रवाई हो रही है, तो हमको कुछ दिन इंतजार भी करना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री जी पे विश्वास भी रखना चाहिए। तो बजाय मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, पब्लिक को भी ये कहना चाहूंगा और सबको ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी पे विश्वास रखिए। अगर उन्होंने कहा है एसआईटी गठित हुई, एसआईटी उनके हाथ में नहीं होती, एक निष्पक्ष प्रक्रिया होती है जांच करने की, वो अपनी जांच करेगी और जो रिपोर्ट आएगी वो सबके उसमें आएगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पर कोई राजनीति ना हो और जो कुछ होगा वो सब कुछ सामने आएगा। हमको अपने मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज सिंह जी। हमारे बीच में एक महिला भी हैं, सपना आर्य जी। सपना जी IIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के इस विषय पर आपने हमारे लिए समय निकाला। तो एक महिला होने के नाते सपना जी, आप कैसे देखती हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कि महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर देते हैं और जो ये विषय चल रहा है, इस विषय को जिस तरह से लेकर इसका राजनीतिकरण किया है, आपको क्या लगता है महिला सशक्तिकरण वर्सेस राजनीति में हमारे मुख्यमंत्री जी किस दिशा में बढ़ रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जाए? जी सपना जी, संक्षेप में रखिएगा प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़े ही दुख के साथ इस मुद्दे को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर सियासत की जा रही है, जिसे गैंग रेप का नाम दिया जा रहा है। लेकिन क्या करते सोचा है कि सामान्य रंजिश को गैंग रेप का जब नाम दिया जाता है तो उस लड़की को पीड़ा क्या होती है? आज उसकी मृत्यु हो चुकी है और इस सियासती पीड़ा को मैं अपने शब्दों में बयान करना चाहूंगी। वह कहती है कि मेरा रेप नहीं हुआ है, बल्कि रेप से भी बढ़कर मेरा अपमान हुआ। आज उसके बन गई शिकार वो शैतानों की हवस, बन गई शिकार वो शैतानों की हवस। कहर की अविरल धारा बहती रही और वो ओस की बूंदों से पिघलती रही। जिस्म गलता रहा और वो तड़पती रही। आखिर बन ही गई लाश वो भी। निर्वस्त्र कर दिया था भारत माँ को आज इस संसार ने।
उसकी मृत आंखें जैसे सारा किस्सा बयां करती थी। उसके मृत होठ सिसकते ही यह कहते थे, यह संसार नहीं दरिंदों का मेला है, नहीं रहना अब इस दुनिया में मुझे, यहाँ सिर्फ अपमान मेरा है। तो आज जो हम सियासत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उस महिला का अपमान भी कर रहे हैं कि उसकी गला घोटकर उसकी मृत्यु की गई, लेकिन आज हम उसे रेप का नाम दे रहे हैं। जब किसी महिला का रेप होता है तो शायद उस दर्द को वही जान सकती है या दूसरी महिला समझ सकती है कि वो कितना दर्द अनुभव करती है। तो इस वेबिनार के माध्यम से मेरा सभी से अनुरोध है, सभी सियासती लोगों से अनुरोध है कि इसे रेप का नाम ना दे। जो पीड़ा अभी जो दर्द मैंने अभी बयान किया, अगर उसे एक रेप का नाम देंगे तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो वो दर्द अनुभव करेगी जिसको कोई भी अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया से रेप का नाम ना दें, और सभी सियासती लोगों से भी अनुरोध है कि तथ्यों के साथ सामने आए और बेवजह किसी भी महिला का अपमान न करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, बहुत संक्षेप में आपने विषय को हमारे बीच में रखा और उस पीड़ा को भी आपने व्यक्त किया कि जो पीड़ा इस तरह के दुष्कर्म के बाद एक महिला झेलती है। और चूंकि आपने इसलिए रखा कि इस पर उस तरह से राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उस महिला का कहीं ना कहीं बदनामी होती है जो उसके साथ घटना शायद नहीं हुई है, और आप उस घटना को नाम देकर उसके साथ इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी हैं, तो मैं ए.के. अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत ही संक्षेप में इस विषय को हमारे बीच में रखें। ए.के. अग्रवाल जी। जो ये विषय है हाथरस का, जो घटना घटी है, इसका विषय में हमें बहुत दुख है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इस पे जो आजकल राजनीति हो रही है ये और भी दुख का विषय है। और मैं कुछ पेपर में पढ़ रहा था, उसमें इससे पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं। किस चीज़ की तुलना किस चीज़ तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे समाज के अंदर और दुश्मनी पैदा होती है और इससे जेलसी फीलिंग पैदा होती है, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ तक गवर्नमेंट का एक्शन का सवाल है, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को इस बारे में बहुत फास्ट समझता हूँ एक्शन लेने के लिए, और उन्होंने बहुत फास्ट एक्शन लिया है। कोई चीफ मिनिस्टर इस लेवल पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना, डायरेक्ट उसको एक्शन लेना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन 4 लोगों को अरेस्ट भी हो गए हैं, जैसे मैं पेपर में पढ़ रहा था और मीडिया में देख रहा हूँ। तो ये एक बहुत फास्ट एक्शन है। और इसके बारे में जो इन्होंने फास्ट कोर्ट का भी मैं सुन रहा था कि फास्ट कोर्ट भी ये जल्दी बना रहे हैं, जिससे कि इसका डिसीजन इमीडिएटली हो। ऐसी घटनाओं को जो अपोजिशन पार्टी है या आपकी रूलिंग पार्टीज है, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये रूलिंग पार्टी का काम है या अपोजिशन पार्टी का काम है। इसमें सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम राजनीति से कनेक्टेड नहीं है। अब इसमें कोई ये नहीं वो किस राजनीति से इससे माहौल खराब किया जा रहा है, और ये माहौल जो है बिल्कुल भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम लोग हर केस को रोज अपोजिशन का काम है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, लेकिन ये जो सब चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है। मैं सुना है कि 10 लाख रुपए ऑलरेडी उन्होंने कंपनसेशन दे दिया है, और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है रहने के लिए, और सर्विस दी जा रही है उनके रहने के लिए, घर के मेंबर्स के लिए। ये जितना गवर्नमेंट हो सकता है वो बहुत फास्ट कर रही है। ऐसा मैंने किसी पिछली गवर्नमेंट में नहीं देखा है, क्योंकि ये बड़ा ही सराहनीय काम हुआ है। लेकिन घटना हुई है, निंदनीय है, हम इसकी सब भर्त्सना करते हैं, सब लोग कह भी रहे हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही समाप्त करता हूँ, और राजवीर सिंह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आज यहाँ इसके सेमिनार में रखा, वेबिनार में रखा। उसके लिए राजवीर सिंह धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ए.के. अग्रवाल जी, आपने विषय को हमारे बीच में रखा। हमारे बीच में भंवर जादौन जी हैं, आप स्थायी अधिवक्ता हैं एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार में। भंवर जादौन जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने विषय को 2 से 2.5 मिनट में हमारे बीच में रखें कि कानूनी दृष्टि से आपका इस विषय पर क्या कहना है। भंवर जादौन जी। आदरणीय आरपी सिंह
जी धन्यवाद आपका, और आदरणीय राजवीर जी धन्यवाद आपका, आपने इस वेबिनार को आयोजित किया। और मेरे को, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगा, तो काफी लोग बोल चुके हैं। पिछले महीने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी मन की बात में। उन्होंने कहा था कि हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ रही है और लड़ाई चल रही है, तो एक लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है और एक लड़ाई की जरूरत जागरूक नागरिकों को अपने देश के अंदर है, उन लोगों के खिलाफ जो लोग आपस में, हम लोगों के बीच में, समाज में जो वैमनस्यता, जातिवाद पर, धर्म पर फैला रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया पर गलत तथ्य पेश कर, जैसे कि ये घटना, मैं इसी घटना का जिक्र, रेप और दलित और ठाकुर जाति, इन सबसे जोड़ते हुए जो कुछ लोगों ने, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनमें कि कुछ अपोजिशन के भी लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका व्यक्तिगत हित है उसके अंदर, तो उन लोगों ने वैमनस्यता फैलाने के लिए जो काम किया है तो बड़ा गलत किया है। तो हम लोगों को, जो जागरूक नागरिक है, उनसे भी लड़ाई की जरूरत है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में पिछले महीने कहा था। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में ये वेबिनार एक बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, और ये एक मैसेज दे रहा है समाज को कि हम लोगों को किस तरीके से, जो लोग बिल्कुल मिसलीड हो जाते हैं और उनके मन में एक कुंठा पैदा हो जाती है जो गवर्नमेंट होती है। अब मैं सीधा, चूंकि मैं कानून का व्यक्ति हूं, मैं लॉयर हूं, तो मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे विधि का एक नियम है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से सजा ना मिल जाए। क्योंकि ये एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, रेप का, अटेम्प्ट टू रेप इसके अंदर रखा गया, या 307 या जो भी आप सेक्शन चार्जशीट दाखिल होने पे पता चलेंगे, या मजिस्ट्रेट जो ट्रायल करेगा उस पर चार्ज पे जो लगाएगा सेक्शन, तो उससे पता चलेगा। लेकिन ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसमें SC ST भी है। 14 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, जो कंप्लेनेंट देता है उसकी तहरीर पर मुकदमा, उन सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है, एक व्यक्ति का नाम आता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। लड़की जब होश में आती है तो वो 3 लोगों के नाम और डिस्क्लोज करती है, जिनका चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेचक द्वारा नाम बढ़ा दिया जाता है और पूरी तत्परता के साथ उनकी गिरफ्तारी भी कर दी जाती है और उन्हें जेसी में भेज दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है या इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस कोई भी इसके अंदर किसी प्रकार की ढील ढवाल कर रही है, ढिलाई बरत रही है। और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लेवल से वहां से मॉनिटर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब ये मैटर लीड, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, या इसका मीडिया ट्रायल हो जाता है किसी मैटर का, तो मुझे लगता है कि उस मैटर के अंदर अंतिम न्याय तक पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कई मैटरों में हुआ है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण बहुत कम शब्दों में दूंगा। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में ही 2014 में बदायूं में 2 दलित लड़कियों को पेड़ पर लटका दिया गया था मारकर, और उसमें यह बताया गया था कि उनका रेप हुआ, वो भी दलित समाज की थी, और उनको लटका दिया गया। लेकिन जब वो मैटर सीबीआई को ट्रांसफर हुआ तो उसके अंदर असलियत ये निकल के आई, जब उनका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, कि वो उनको ऑनर किलिंग के तौर पे मारा गया था, उन्हीं के घर वालों ने मारा था और उनको लटकाया गया था। तो कहीं ना कहीं कि हर मैटर के अंदर बहुत सारे एंगल निकल के आते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मुट्ठीभर लोग हैं, वो समाज को भ्रमित कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि पुलिस, जिस पर इतना मानसिक दबाव आ जाता है मीडिया ट्रायल की वजह से या राजनीतिक दबाव से, तो वो निष्पक्ष रूप से उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है और चार्जशीट लगा देती है। तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से SIT का गठन हो चुका है, 7 दिन के अंदर अपनी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और पुलिस अपनी पूरी तत्परता के साथ इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लड़की को और उसके घर वालों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हम जागरूक लोगों को ये एक कर्तव्य हम लोगों का कि सोशल मीडिया पर जो गलत तरीके से ये पेश किया जा रहा है इस केस को, उसको रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जादौन जी। और कानूनी दृष्टि से आपने जो इस विषय में बनता है वो हमारे बीच में रखा। साथियों, अब मैं नेक्स्ट अपने वक्ता के पास चलता हूं। बस सभी इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा संक्षेप में अपने विषय को हमारे बीच में रखें, क्योंकि लास्ट में समाप्त करते हुए RP सिंह जी कुछ बिंदु को और हमारे बीच में जोड़ेंगे। हमारे बीच में युवा नेता है नागेंद्र प्रताप सिंह जी। नागेंद्र जी, आपका क्या व्यू है इस विषय में कि आप क्या समझते हैं
कि जो प्रदेश सरकार ने कार्यवाही की है, त्वरित कार्यवाही की है, उससे आप संतुष्ट हैं? देश की कोई भी बेटी दलित नहीं है, हर बेटी देश का ताज है और सारे संसाधनों पर पहला हक उनका ही है। उन्हें एक सुखद वातावरण प्रदान करना हमारी पुरुष जाति का दायित्व है। अभी जो हाथरस में जो घटना घटित हुई है उसमें पीड़ित परिवार के प्रति मेरी आत्म संवेदनाएं हैं। सरकार साहब से मेरी यही मांग है कि जो दोषी हैं उन्हें हर हाल में सजा दी जाए। लेकिन अभी कुछ मैं भैया आरपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सभी वक्ताओं के विषय को आपने सुना, उनके विचारों को सुना और सभी का एक मत तो यहाँ पर बनता है कि प्रदेश सरकार ने जिस तेजी के साथ इस विषय को उठाया है, इस पर कार्यवाही की है, सभी ने उसकी प्रशंसा की है। और हमारा सौभाग्य कि हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जिन्होंने घटना के बाद एकदम कार्यवाही की है और पीड़ित पक्ष को जो भी न्याय संगत उनकी आर्थिक मदद, सामाजिक मदद की जा सकती थी वो की है। तो आगे इस विषय पर मैं आरपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा विस्तार में विषय को रखते हुए हमारे विचारों को सुनने के बाद आपका क्या मंतव्य बनता है उस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। श्री आरपी सिंह जी। वेबिनार समापन की ओर है और लगभग सभी वक्ताओं के जो अपने अपने विचार थे वो आए। अमर सिंह जाजौन जी, राजवंश सिंह जी, डॉक्टर नवनीत जी, महाराज सिंह जी, सपना आर्या जी, के अग्रवाल जी, नागिंदर और राजवीर जी इसे पूरा कर ही रहे हैं। तो एक तो महाराज जी ने कहा कि जातिगत उस पर ये नहीं होना चाहिए, तो वो ये तो बात सही है कि महिला महिला है। और आज परेशानी कहाँ हो रही है कि हमने यहाँ भी बांट दिया है। मैं अभी नागेंद्र ने जो कहा बात सही है कि महिलाओं का संरक्षण करना पुरुषों का दायित्व है और ये पुरातन समय से चला आया है। लेकिन अभी जो गिरावट आई है समाज के अंदर कि हर चीज को जातिगत स्तर पर जोड़ देना, अब महिला के साथ अन्याय हुआ तो अन्याय हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब महिला के साथ अन्याय कोई भी कर सकता है, किसी भी कास्ट का कर सकता है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उसका कोई समर्थन कर रहा है कि महिला के साथ गलत नहीं हुआ। बिल्कुल गलत हुआ, गलत किया है, किसी ने भी किया है, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी का भी। जो गलत करता है वो सजा का पात्र है और सजा मिलनी चाहिए और जितनी कठिन से कठिन सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं अभी एक टीवी चैनल पे बैठा था तो दिल्ली के एक नेता हैं सौरभ भारद्वाज। अब आप देखिए मतलब कितनी बड़ी विडंबना है आप कि वो इसमें भी क्या तर्क देते हैं। ये भी जी न्यूज पे आ रहा था, आप इसे निकाल के देख सकते हैं कि ये आम बलात्कार नहीं है, मतलब वो बलात्कार की भी कैटेगरी तय कर रहे हैं। अब आप देखिए, अरे बलात्कार बलात्कार है भाई। अभी जो सपना आर्या ने कहा कि एक महिला ही वो दर्द समझ, अरे बलात्कार बलात्कार, अब उसमें भी एक नई कैटेगरी ढूंढ रहे हैं। तो एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं शहबाज पूनावाला, तो उन्होंने इस बात को बार बार पूछा, बोले भाई आम कैटेगरी नहीं है वाला, तुम मुझे बता दो कि वो दूसरी कैटेगरी क्या है। तो सौरभ भारद्वाज में कोई जवाब नहीं था। अरे भाई आप इस तरह से बात करेंगे कि ये आम बलात्कार नहीं है, अरे भाई बलात्कार बलात्कार है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप उसमें भी एक नई कैटेगरी तैयार कर रहे हैं। तो ये जो बहसें होती हैं, जो मीडिया ट्रायल चलता है, ये समाज में एक अच्छी दिशा नहीं देता है, लोगों में भ्रम पैदा करता है, लोग गुमराह होते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब इस चीज का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। अरे भाई आप एक लाइन बोले उस लड़की के साथ गलत हुआ खत्म, आप उसमें भी कैटेगरी करेंगे। तो ये जो चीजें हैं कि जो समाज का दायित्व है, जो हम लोगों का दायित्व है, वो उस दायित्व को हमें समझना चाहिए। और समाज में उस तरह की अभी
कि अग्रवाल जी ने भी उस पर चर्चा की और राजभवन की एक घटना घटती है एनकाउंटर, उस पर भी सवाल उठते हैं, जो मैंने पहले बात कही। तो ये सब आप एक चीज देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई बैठे आंकड़ों के साथ बैठे, कि घटना स्वाभाविक है, लेकिन घटना पर तुरंत कार्रवाई करना ये सरकार का कर्तव्य, जो ये सरकार कर रही है। घटना तो कहीं भी घट सकती है, ये कहना कि हाँ ये क्यों है, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और आप नहीं पता कि अब जो नकेल जितने इस तरह के लोग थे जो आपराधिक मामलों में संगीन अपराधी थे, उनके खिलाफ जो गैंगस्टर और ये सब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रही, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। कुछ पार्टियों का तो काम ही यही था, वो तो गैंगस्टरों को पाल के रखते थे। भाई क्या है, जेल से एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो विधायक बन जाता है, क्या है ये समाज की नीरसता नहीं तो क्या है कि हमें एक इस तरह के भ्रष्टाचारी और अपराधी को हम विधायक बना के भेज रहे हैं, और ऐसे पार्टियां संरक्षण देती हैं। और आज वो बात करते हैं कि हम तो इस तरह की बात करेंगे समाज में। अरे बात करो, बात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम करेंगे तो कुछ और करेंगे और आप करोगे तो कुछ। अरे सरकार पूरा, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी से मुख्यमंत्री दिन रात इस पर लगे हैं, संजीदगी से लगे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो, खत्म हो, प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो। अब आप देखो किस तरह आज तक किसी की हिम्मत हुई थी मुख्तार अंसारी की किसी प्रॉपर्टी पर कोई कार्रवाई करके दिखाए, अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई करके दिखाए। दोस्तों देखो आज हो रहा है, ये इन्हीं मुख्यमंत्री में दम है, इसी सरकार के अंदर दम है जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों ये सोच रहे हैं कि ये बलात्कारी जहां भी होते हैं, बलात्कारी है और किसी के साथ भी करता है, किसी भी समुदाय की हो, किसी भी जाति की हो, उसको जाति और उसके नाम पर नहीं छोड़ा जा सकता। बलात्कारी है, उसे घोर से घोर, कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। बताइए कोई भी घटना घटती है, तुरंत उस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, तुरंत उस पर पूरा अमला लग जाता है। पहले तो कभी नहीं होता था। इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों के राज में कितना भूमाफिया थे, इन लोगों के राज में कितने गुंडे थे, इन लोगों के राज में कितने अत्याचार होते थे महिलाओं के ऊपर। बलात्कार होने के बाद कोई सुनता नहीं था, पुलिस में कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखता था। ये भूल गए उन सब चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम भी करते उस समय पर, तुम्हें भी करना चाहिए था, तुम्हें भी संजीदगी दिखानी चाहिए थी। आज सरकार संजीदगी दिखा रही है, संजीदगी लगी हुई है और एक एक घटना पर ध्यान रहता है, चाहे किसी भी तरह की घटना हो। आप सभी लोगों ने बिंदुवार विषय रखे और बहुत अच्छे विषय थे। और मैं एक ही बात कहूंगा, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। दोस्तों ये हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, ये जनता समझती है, पूरी जनता जानती है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल निष्ठावान तरीके से प्रदेश के प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए लगे हुए हैं, प्रदेश में अच्छा राज आए इसके लिए लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों को अभी भंवर सिंह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात की चर्चा की। तो कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जो आज तक उसने जनता के मन की बात की हो? एक एक मुद्दा, केरल की महिला का मुद्दा हो, कहीं की, वो एक एक मुद्दे को उठा के लाते, कभी दलित का मुद्दा लाएंगे, कभी महिला का मुद्दा लाएंगे, कभी पिछड़े वर्ग का मुद्दा लाएंगे। तो उनको चिंता है इसीलिए ना। क्या पिछली सरकारें देश में बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकती थी, लेकिन 15 अगस्त पर घोषणा करते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई भी मेरा देश का गांव बिना बिजली के नहीं रहना चाहिए। ये सब पूरा विषय
लंबा होगा, लेकिन हमारा विषय मेन उसी पर टारगेटेड है कि हम महिलाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके हम किसी भी प्रकार की सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और मुख्यमंत्री जी निरंतर उस पर लगे हुए हैं। राजवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इस विषय पर गंभीरता से भाग लिया और मैं अपनी विषय को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और इतने गंभीर विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने विचार हमारे बीच में रखे और बहुत ही विस्तार से बिंदुवार तरीके से रखे।